चाणक्य की सेल्यूकस से भेंट। चाणक्य का महान चरित्र जानने के लिए इस घटना को जानना बेहद आवश्यक है। ये घटना उस समय की है जब सिकंदर की सेना भारत के आसपास कहीं ठहरी हुई थी। सिकंदर ने अपने सेनापति सेल्यूकस को चाणक्य के पास मिलने के लिए भेजा। रात्रि का समय था। चाणक्य अपनी कुटिया में बैठे कुछ लिख रहे थे। सेवकों ने जब चाणक्य को सेल्यूकस के आने का समाचार कहा तो उन्होंने उसे अंदर बुलवा लिया। सेल्यूकस के ये कहने पर कि वह व्यक्तिगत भेंट करने आए हैं तो चाणक्य ने लिखना बंद कर सामने जल रहे दीपक को बुझा दिया और वहीं पास रखे दूसरे दीपक को जला लिया। सेल्यूकस ने अपने आने का कारण भी बताया। बीच बीच में राजनीति पर भी चर्चा होती रही। चाणक्य कभी एक दीपक जलाते, दूसरे को बुझाते और कभी दूसरे को बुझाकर पहले को जला देते और साथ ही साथ बात भी करते जाते थे। सेल्यूकस चाणक्य को इस प्रकार करते देख भयभीत हो गया। उसे लगने लगा कि कहीं यह उस पर कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा। उसने घबराकर इस बाबत चाणक्य से पूछा तो चाणक्य उसका प्रश्न सुन खिलखिलाकर हंस पड़े और उन्होंने बताया कि यह कोई जादू टोना नहीं है। एक दीपक में राज्य के पैसों से तेल भरा है और दीपक में मेरे व्यक्तिगत पैसे से तेल भरा गया, इसीलिए मैं इन दो पकों को बीच में जाने समय पहले आदर्श राजनीति है। ये सब सुनकर सेल्यूकस भरमा उसके चरण स्पर्श करते हुए कहा, मेरा यहाँ आता सफल हुआ। मैं जानक गया कि चंद्रपुर और उसको सेना को किस किस प्रिय है। हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह। किसी ने सुझाया कि विवाह संबंध मैत्री का सबसे तो आधार है। सेल्यूकस को बेटी हेलेना अपने पिता के साथ अभियान में आई थी। ये जती और सुंदर थी। यदि उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाए तो भामुचात पवित्र संबंध में बंध जाएंगे, फिर शत्रुता का कोई प्रश्न ही मैदा नहीं होगा। चाणक्य को यह सुझाव उचित व बुद्धिमत्तापूर्ण लगा। चाणक्य ने सुम चंद्रगुप्त मौर्य के सामने रखा, परंतु वह उलझन में पड़ गया कि वह कर्भिका को क्या जवाब देगा। चाणक्य का कहना था कि देश हित व्यक्तिगत हितों से ऊपर होना चाहिए। भावी सम्राट को इतना बलिदान देने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता चाहिए। विवाह का प्रस्ताव सेल्यूकस के सामने रखा गया। उसने ये संबंध प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। चाणक्य ने सारी स्थिति कर्भिका के सामने रखी। कर्भिका स्वदेश हित के लिए अपने प्रेम का बलिदान देने के लिए शीशों तत्पर हो गई। अब सारी समस्याएं हल हो चुकी थी। चंद्रगुप्त मौर्य तथा हेलेना को विवाह शानदार ढंग से संपन्न हो गया। विवाहोपरांत चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक समारोह तक सेल्यूकस भारत में हो रहा। उसकी पुत्री भारत के सर्वाधिक विशाल साम्राज्य मगध की महारानी बन गई थी। दोनों पक्षी के बीच दशकों से चला आ रहा संघर्ष तथा टकराव के इतिहास पर विराम लग गया। इस प्रकार मधुर संबंधों का एक नया शुरू हो गया। जातियों के लिए यह एक सुखद अनुभव था। चंद्र मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य को प्रधानमंत्री का पद संभालने का आग्रह किया। उन्हें अपने गुरु से अधिक विश्वस्त व कुशल राजनीतिक और मिलता भी कहा। अंततः चाणक्य ने प्रधानमंत्री बनना स्वीकार कर लिया। अब वे अपनी संविधान संचालित राजशाही तथा अर्थतंत्र व नागरिक नियमावली की परिकल्पनाएं व्यवहारिक रूप से लागू कर सकते थे। अपने सर्वांगीण संविधान को लागू करने के अलावा चाणक्य ने मगध साम्राज्य के फैलाव के लिए अपनी कूटनीति का खुलकर प्रयोग किया। पड़ोसी राज्यों की मगध की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाधित किया गया। जी नहीं झुके उन्हें या तो सैनिक अभियान में नष्ट किया गया या विद्रोह करवाकर हरा दिया गया। सभी राज्यों को मगध साम्राज्य का अंग बनाया गया और एक सार्वभौम साम्राज्य उभर कर सामने आ गया, जिसका विस्तार ईरान, कन्याकुमारी, मध्य एशिया, तिब्बत व पूर्व में आज के वियतनाम, थाईलैंड तक था और उसके एकच्छत्र सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात चाणक्य के प्रिय शिष्य। अब चाणक्य अपने संविधान व अर्थतंत्र को लिखित रूप में बतौर एक शास्त्र ढालना चाहते थे। अब तक वे परिकल्पना रूप में अलिखित था। शासन के समय में जो अनुभव हुए तथा परिकल्पनाओं में अव्यावहारिक संदर्भों को संशोधित करना भी आवश्यक था। वे सर्वांगीण अर्थशास्त्र लिखना चाहते थे जो औरों के लिए एक नीति ग्रंथ बने। उसके लिए समय की आवश्यकता थी। सम्राट चंद्रगुप्त उन्हें समय नहीं दे सकते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में उनका पूर्णकालिक प्रशासक बने रहना साम्राज्य के लिए आवश्यक था। तब इसका हल क्या था? चाणक्य की नीति निपुणता। चाणक्य इस बात से परिचित थे कि सम्राट चंद्रगुप्त की सुरक्षा के लिए उनका प्रधानमंत्री पद पर बने रहना जरूरी था। चंद्रगुप्त की जान लेने की बार बार चेष्टा की गई थी, परंतु चाणक्य की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण वह चेष्टाएं विफल रहीं। हत्या के प्रयास अधिकतर राक्षस द्वारा ही किए गए थे। वह कहीं गुप्त स्थान पर जाकर स्थापित हो गया था तथा कुछ अपने पुराने सैनिकों को संगठित करने में भी सफल हो गया था। कहीं से वह आत्मघाती दने भेजकर चाणक्य के लिए समस्याएं पैदा कर रहा था। रक्षात अच्छा योजनाकार था तथा अपने भूतपूर्व स्वामी समूल्यानंद का अब भी वफादार था तथा अपना कर्तव्य निभा रहा था। एक दिन गुप्तचरों ने चाणक्य को बताया कि राक्षस अपनी पत्नी तथा बच्चों को साथ नहीं ले जा पाया था।
उसकी पत्नी व बच्चे उसके एक विश्वस्त साथी चंदन दास के संरक्षण में छोड़ दिए गए थे। वे अब भी उसी मित्र के पास थे। चाणक्य के हाथ में अब तुरुप का पत्ता आ चुका था। उन्होंने चंदन दास को बंदी बना लिया तथा राक्षस के बीवी बच्चों को अपने कब्जे में कर लिया। चंदन दास के लिए मृत्युदंड की घोषणा की गई। उस पर सम्राट के विरुद्ध शत्रु के साथ साथ देशद्रोह करने का अभियोग लगाया गया था। मृत्युदंड की घोषणा का राज्य भर में काफी प्रचार किया गया। राक्षस अपने सिद्धांतों का बड़ा पक्का था। उसे आखिर यह कैसे गवारा होता कि उसके कारण उसके घनिष्ठ मित्र की जान चली जाए। उसे बचाने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। इस तथ्य को चाणक्य बखूबी जानते थे। मृत्युदंड देने के दिन से काफी पहले ही राक्षस ने आत्मसमर्पण कर दिया था और प्रार्थना की थी कि उसके मित्र चंदन दास को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वह निर्दोष था। राक्षस ने सारे इल्जाम अपने सिर पर ओढ़ लिए थे। राक्षस को जब चाणक्य के सामने लाया गया तो चाणक्य ने पूछा, क्या तुम सचमुच अपने मित्र की जान बचाना चाहते हो? राक्षस ने उत्तर दिया, हाँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसे दिया गया मृत्यु दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। वास्तव में ही मेरे प्रति मित्रता निभाने के अलावा चंदन दास ने कोई अपराध नहीं किया है। चाणक्य मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, राक्षस, मैं तुम्हारे मित्र और तुम्हारे परिवार को क्षमादान दे सकता हूँ यदि तुम मेरी शर्तें मान लो। शर्त? मैं तो मृत्युदंड के लिए भी तैयार हूँ। बेफिक्र, मैं तुम्हारे प्राण नहीं मांग रहा हूँ। चाणक्य बोले। राक्षस ने चौंक कर चाणक्य की ओर देखा। क्या चाणक्य ने मृत्युदंड से भी कठोर दंड सोच रखा था उसके लिए? यातनाएं? मैं तो चाहता हूं कि तुम मगध साम्राज्य का प्रधानमंत्री पद संभालो। मेरे लिए तुम्हारी योग्यता तथा निष्ठा आवश्यक है। जो वफादारी तुमने राजा समूल्यानंद के प्रति दिखाई है, अब वही तुम्हें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रति भी दिखानी होगी। चाणक्य ने प्रस्ताव रखते हुए कहा। चाणक्य के प्रस्ताव पर राक्षस अवाक रह गया। उसे यह उत्तरदायित्व स्वीकार करने में भला क्या आपत्ति हो सकती थी। इसके बाद राक्षस ने मगध साम्राज्य के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। चाणक्य स्वयं एक मंत्री बने। वास्तव में चाणक्य राक्षस की योग्यता का बहुत सम्मान करते थे और उसकी निष्ठा के प्रति आश्वस्त भी थे कि उत्तरदायित्व संभालने के बाद वह चंद्रगुप्त मौर्य का सच्चा हितैषी बन जाएगा। अब चाणक्य के पास अपने सारे शास्त्र लिखने का समय मिल गया और इसी काल में उन्होंने अपने चर्चित ग्रंथ लिख डाले। चाणक्य और उनके प्रमुख ग्रंथ। चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के पश्चात चाणक्य अपने राजनीति एवं अर्थव्यवस्था संबंधी विचारों को ग्रंथ का रूप देना चाहते थे, जिससे आने वाली पीढ़ी को लाभ मिल सके। लेकिन प्रधानमंत्री पद एवं चंद्रगुप्त की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उनके इस मार्ग में बाधक बन रहा था। जब राक्षस प्रधानमंत्री पद का दायित्व ग्रहण कर लिया तब वे इस ओर से बेफिक्र हो गए। अब उनके पास पर्याप्त समय था और उन्होंने अपनी वर्षों की महत्वाकांक्षा को ग्रंथाकार रूप में ढालना प्रारंभ कर दिया। उनके द्वारा रचित प्रमुख व सुप्रसिद्ध ग्रंथ इस प्रकार हैं। अर्थशास्त्र। चाणक्य का अर्थशास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, जो 15 खंडों में लिखा एक वृहद ग्रंथ है, जिसमें 180 अध्याय तथा 150 भाग हैं। इस अर्थशास्त्र में एक राजशाही का संपूर्ण संविधान है, जिसमें राजा के कर्तव्य, मंत्रिमंडल, शासन व्यवस्था का सटीक व सजीव चित्रण तथा अर्थव्यवस्था की पूरी रूपरेखा है। अर्थतंत्र के अधिकारियों व कर वसूली की विशद व्याख्या है। इस भाग में खनन, धातुओं, रत्नों, उपरत्नों, खनिज संपदा, खनन व्यवस्था तथा धातुओं के उद्योग का भी वर्णन है। देखा जाए तो ये ग्रंथ विश्व का शायद प्रथम राजनीतिक संविधान तथा अर्थव्यवस्था का विधि विधान है। चाणक्य नीति। चाणक्य नीति उनके द्वारा लिखित सर्वाधिक लोकप्रिय व पाठ्य रचना है। इसमें उन्होंने सभी शास्त्रों का सार, जीवन के मूल्यों को सूत्रों के रूप में संस्कृत के दोहों व चौपाइयों की शैली में प्रस्तुत किया है। इसे पढ़कर एक आम आदमी जीवन में सफलता, उचित व अनुचित, नैतिक या अनैतिक, धर्म या अधर्म, बुद्धिमानी या मूर्खता, लाभ या हानि, भला या बुरा, उपयोगी या अनुपयोगी की पहचान कर सकता है। इन सूत्रों में चाणक्य ने शिक्षा पर अधिक बल दिया है। उनका कहना है कि शिक्षा में ही व्यक्ति का असल उद्धार होता है। पुस्तक में कुछ पूर्वाग्रह युक्त बातें भी हैं जो शायद वर्तमान के संभवतः की कसौटी पर खरी न उतरें, पर आमतौर पर सूत्र बहुत तर्कसंगत हैं। पंचतंत्र की कथाएं। कई इतिहासकारों का ऐसा मत है कि विश्व प्रसिद्ध पंचतंत्र की कथाएं आचार्य चाणक्य ने ही विष्णुगुप्त नाम से लिखी थीं। दंत कथा ये भी है कि एक राजा के 4 बेटे थे। बड़े शरारती व निकम्मे थे। शिक्षा के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं थी। कई अध्यापकों ने उन्हें पढ़ाना चाहा, लेकिन वे स्वयं राजकुमारों के कारनामों से आतंकित होकर वापस लौट गए। राजा ने पुरस्कार की घोषणा की कि जो विद्वान उनके 4 चिकने घड़ों पर अक्ल का पानी चढ़ा देगा उसे वे सबसे बड़ा पुरस्कार देंगे। चुनौती स्वीकार करके विष्णुगुप्त सामने आए, लेकिन उन्होंने पहले ही साफ बता दिया कि वह धन के लोभी नहीं हैं। वे ये कार्य केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि राजकुमारों के कपालों के अंदर पड़े पत्थर से जनता लहूलुहान न हो।
उन्होंने शिक्षा देने का एक नया ही उपाय खोजा। राजकुमारों को वे ऐसी कहानियां सुनाते जिनके पात्र पशु पक्षी, पेड़ पौधे व कीट पतंग होते। कहानियों में चतुराई, सूझबूझ, नीति तथा नैतिक मूल्यों से भरे संदेश होते थे। उन्हों कहानियों को सुन सुनकर राजकुमार ज्ञानवान व नीतिवान बन गए।